भारत के राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में माननीय कांशीराम साहब की क्या विचार थी, क्या सोच थी, कैसा चाहते थे व्यवस्था को? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके टीम के सभी सदस्यों के साथ साथ आपके चैनल के दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आपने बहुत बड़ा और बहुत ही विचारणीय प्रश्न आज मेरे सामने लाए हैं और वैसे शख्सियत के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्था के बारे में बहुत ही गहराई तक रिसर्च किया और इस देश की व्यवस्था को उजागर करने का, देश की सामाजिक हो चाहे राजनैतिक हो, उस व्यवस्था को उजागर करने का काम महामानव मान्यवर कांशीराम ने किया। तो मैं अपने तरफ से और आप सबके तरफ से महामानव मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे मान्यवर कांशीराम साहब के साथ रहने का भी मौका मिला और मान्यवर कांशीराम साहब के सानिध्य में राजनीति करने का भी मौका मिला। तो मैं बहुत धन्य अपने आप को समझता हूँ और मैं मान्यवर कांशीराम साहब की सोच के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब बड़े ही सरल और शालीनता से एक पेन के माध्यम से इस देश की व्यवस्था के बारे में बताना चाहते थे। ये इस देश की पूरी खड़ी व्यवस्था इसी पेन की तरह है। इसमें 3.5% ऊपर सबसे ब्राह्मण, चूंकि इस देश को 4 वर्णों में मान्यवर कांशीराम साहब ने नहीं बांटा। मान्यवर कांशीराम साहब बांटे होते तो 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ, लेकिन ये व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। तो इस देश की व्यवस्था को मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने समझाने का प्रयास किया। तो इस पर उन्होंने बताया कि 4 वर्ण जो बने हैं, चारों वर्णों में पहला वर्ण ब्राह्मण है जो 3.5% है, आबादी का 3.5%, वो सबसे ऊपर ये है। उसके नीचे 5.5% क्षत्रिय और उसके नीचे 6% वैश्य। ये तीनों मिलकर के 15% होते हैं। ये तीनों मिलकर के 15% होते हैं। उसके नीचे ये 12.5% मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये मुस्लिम समाज के बारे में मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जिस प्रकार इस पेन से जब लिखने की जरूरत इंसान को पड़ती है तो इस पेन के ढक्कन को हटाता है और इस पोर्शन को खोलता है और अपने लिखने का काम कर लेता है, और जैसे लिखने का काम समाप्त होता है तो पुनः इस ढक्कन से बंद कर देता है। तो ये मुस्लिम समाज ये भी अंदर जो है ढका रह जाता है। उसके बाद 12.5% मुस्लिम समाज के लोग और 52% पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये बीच में। और उसके नीचे सबसे नीचे 22.5% शूद्र समाज के लोग। ये तीनों मिलकर के 85% होते हैं और ये तीनों मिलकर के 15% होते हैं। अब मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे हम लोगों को कि बताओ इसमें बड़ा कौन कहा जाता है, बड़का किसको कहते हैं? तो सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बड़े हैं। तब कांशीराम साहब कहते थे कि दोनों को एक जगह करो, देखो तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। बाबू सुनो, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे जब दोनों को एक जगह करते हैं तो ये 85 वाले बड़े हो जाते हैं
और ये 15 वाले छोटे हो जाते हैं। और रियल में अंक में भी देखा जाए तो 15 छोटा होता है, 85 बड़ा होता है। अब जो है कांशीराम साहब कहते थे कि अगर इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण देखा जाए कौन है, तो कांशीराम साहब कहते थे कि महत्वपूर्ण ये है क्योंकि लिखने पढ़ने का काम ये करता है, लिखने पढ़ने का सारा काम ये करता है, ये केवल ऊपर से 100 पीस बन के रहता है। अब अगर रियल में दोनों के महत्व को देखना है तो कांशीराम साहब कहते थे कि दोनों को 2 जगह फेंक दो, दोनों को 2 जगह फेंक दो। इस पर किसी की नज़र पड़ेगी तो क्या करेगा, तो इसको उठा लेगा और उठा करके अपने पॉकेट में रख लेगा। तो पॉकेट कहाँ होती है, सीने पर। कांशीराम साहब ने कहा कि इसको कोई उठाएगा और उठा करके अपने सीने से लगा लेगा, लेकिन इस पर किसी की नज़र पड़ेगी अकेले तो क्या करेगा, वहीं पर इसको पैर से कुचल देगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर ये नहीं रहे तो ये पॉकेट को गंदा कर देगा, कपड़ा को गंदा कर देगा, ये इसके नीड ढका नहीं पाएगी। तो कांशीराम साहब कहते थे कि आप कभी मेला बाजार गए हो, मेला में जाते हो तो मेला से आप बैल खरीदते हो, तो बैल का दाम तो आप देते हो, लेकिन बैल के साथ 2-4 कुकुरौछी चली आती है, उस कुकुरौछी का दाम कभी देना नहीं पड़ता है। तो कांशीराम साहब कहते थे कि इसको खरीदोगे तो ये संग में स्वतः चलाएगा। अब कैसे ये कितना बड़ा चालाक है, कितना बड़ा चतुर है कि ये काम करने का काम ये करता है, लेकिन मजा मारने का काम ये करता है। जब ये जब लिखने पढ़ने लगते हैं तो टपाक ये ऊपर से ऐसे लग जाता है और लिखने का काम फिर ऊपर चला आता है, और जैसे लिखने का काम खत्म होता है तो टपाक ये फिर ऐसे हो जाता है, यानी हमेशा ऊपर रहता है, ये नीचे रहने का कभी कोशिश नहीं करता है, कभी नीचे रहता भी नहीं है। तो कांशीराम साहब कहते थे कि ये बड़ा चतुर और चालाक है, ये चतुर चालाक है, ये सारे काम ये लोग करते हैं लेकिन मजा ये मारता है। रेल की पटरी बिछाने से लेकर, रेल के डब्बा बनाने से लेकर, रेल के इंजन बनाने तक का काम ये करता है, लेकिन एसी बोगी में कौन घूमता है, ये घूमता है। इस देश में, ये देश की जो व्यवस्था है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लाया, और डेमोक्रेसी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू जब सबको अधिकार दिया, तब बाबा साहेब बड़ी खुश हुए कि अब 85 के लोगों के पास राजा बनाने की ताकत आ गई। 85 के लोग अपने वोट से अपना राजा चुन लेंगे। प्रजातंत्र के पहले जब राजतंत्र था तो राजा का बेटा राजा होता था, राजा का बेटा राजा होता था। राजा रानी जो है अपने कोख से चाहे अंधा लंगड़ा लूल्हा बहरा जिसको भी पैदा कर दे, बड़ा जो बेटा होता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू जब लाया, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अब तो वोट से राजा पैदा होगा। अब उस रानी के पेट का ऑपरेशन उन्होंने कर दिया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि वोट से राजा पैदा होगा। तो बाबा साहेब ने कहा कि अब तो 85 हमारी संख्या है, हमारा राजा बनेगा। लेकिन अफसोस है कि आज 75 बरस की आज़ादी के मिलने के बाद भी आज भी अभी ये 85 के लोग अपने वोट का कीमत नहीं समझे, अपने अंगूठे की ताकत को नहीं समझे। नतीजा कि आज भी वही कम संख्या वाला इस देश का राजा बनता है और अधिक संख्या वाला पिछलगुआ बनता है। तो ये मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश की व्यवस्था को इस कलम पर समझाने का काम किया। अब कुछ लोगों ने कहा
कि ये नहीं रहेगा तो ये कपड़ा गंदा कर देगा। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि इस व्यवस्था तब इस व्यवस्था को ही बदल दो कि अब ऐसी व्यवस्था लाओ कि इधर से दाबो, इधर निकले और इधर लिख लो, फिर इधर दाब दो, फिर नीचे चल जाए। न ये रहेगा, न ऊंच नीच की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब की बात को जब कुछ लोगों ने समझा तो कहा कि तब ऐसे क्यों न व्यवस्था कर दी जाए, उसको नीचे क्यों न कर दिया जाए, हम ऊपर हो जाए। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, मैं उन्हें पुनः नमन करता हूँ, उनके भावनाओं को कदर करता हूँ, उनके सोच को नमन करता हूँ। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जैसे आप हो, नीचे हो तो आपको कष्ट हो रहा है, वैसे ये भी इंसान जब नीचे होगा तो इसको भी कष्ट होगा। तो मान्यवर साहब ने कहा कि न ये व्यवस्था ऐसी रहेगी, न ये व्यवस्था ऐसी रहेगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि इस व्यवस्था को ऐसे कर दो जहां हर इंसान बराबर हो, कोई न बड़ा रहेगा न कोई छोटा रहेगा, सब इंसान एक दूसरे के बराबर रहेगा। यही तो सोच करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध साहब की थी। मानव तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हर इंसान की पैदाइश एक रास्ते और एक विधि से होती है, इसलिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब बराबर है। तो महामानव मान्यवर कांशीराम साहब ने इस चीज को ऐसी व्यवस्था लाना चाहते थे जहां सब बराबर हो, सब इक्वल हो, न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो। और इसी चीज को इस देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू इक्वालिटी संविधान में एक समानता का अधिकार ला करके सबको एक बराबर कर दिया। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमन करते हुए आपके चैनल के दर्शकों के साथ साथ आपके तरफ से अपने सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि इस इंसानियत और मानवता के इस भाईचारे के संदेश को समझें, अपनाएं और हर एक दूसरे को इंसान समझकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।